अनन्या के आज के अंक में प्रीति मोंगा की कहानी उन्हीं की जुबानी। आपसे बात कर रहे हैं अमित अरोड़ा। प्रीति जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा दौर में आप एक दिल्ली में आंखों का एक बड़ा अस्पताल है, उसमें आप पब्लिक रिलेशन अफसर हैं, तो किस तरह की दिनचर्या है आपकी? मेरी दिनचर्या मैं आपको बताती हूँ कि सुबह मैं उठती हूँ 4:45 बजे, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, अपने घर का काम करती हूँ, पोछा, डस्टिंग और कपड़ों की तैयारी, हस्बैंड के कपड़ों की तैयारी, उनका लंच वगैरह हम पैक करती हूँ। उसके बाद तैयार होके 8 बजे घर से निकलती हूँ। एक ऑटो मैंने फिक्स किया हुआ है, उनके साथ मैं हॉस्पिटल आती हूँ अपने घर से, और हॉस्पिटल आके 8:30 बजे से मेरी ऑफिस की दिनचर्या शुरू हो जाती है। ईमेल चेक करना और देखना कि आज क्या आ रहा है, क्या हो रहा है। फिर पेशेंट्स आते रहते हैं, उनके साथ बातचीत करना। कुछ पेशेंट्स की परेशानी होती है, कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझाना। और इस तरीके से फिर मीडिया रिलेशंस भी मैं देखती हूँ, और उसमें मेरा काफ़ी व्यस्त दिन निकल जाता है, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ हॉस्पिटल के बारे, बीमारियों के बारे। डॉक्टर्स मुझे क्यूज़ देते हैं, उनसे फिर मैं अपना आर्टिकल्स वगैरह तैयार करती हूँ, मीडिया को भेजती हूँ, और बीच में खूब गपशप भी करती हूँ, हंसती बहुत हूँ। और इस तरह के 5 बजे तक हमारा हॉस्पिटल क्लोज हो जाता है, ऑफिस टाइम। फिर घर जाके वापस मैं घर को ट्यून अप हो जाती हूँ, और घर का जो वापस पहुँचने के बाद आधा घंटा मैं रिलैक्स करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि रिलैक्स करूँ। मेरी हेल्पर आ जाती हैं, वो मेरे को घर के कामों में थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। अभी रिसेंटली मैंने उनकी हेल्प लेनी शुरू करी है। और फिर मैं अपना पर्सनली भी, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में मेरे को राइटिंग का बहुत शौक है, लिखने का बहुत शौक है। अपने एक्सपीरियंसेस जितने भी हैं मेरे, मैं चाहती हूँ किसी ना किसी तरीके से मैं सबके साथ शेयर करती रहूँ। तो मेरे पास कंप्यूटर है, अब जो बोलता है, बोल के मेरे को बताता है, तो मैं कंप्यूटर पर लिखती रहती हूँ आर्टिकल्स। मैंने एक किताब भी लिखनी शुरू करी है, अपनी लाइफ स्टोरी। तो फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, और फिर खाना खा के बस फिर वो दिन ख़त्म हो जाता है, वहाँ अगले दिन की तैयारी। जी प्रीति जी, दिन भर में इतनी गतिविधियाँ, इतनी व्यस्त दिनचर्या, यकीन नहीं होता कि आप आंखों से देख नहीं सकती। क्या ये सच है? क्या आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकती हूँ, लेकिन आपने ठीक कहा कि मैं आंखों से नहीं देख सकती हूँ। मेरा बेटा छोटा होता ही पहचान गया था कि मम्मी आंखों से नहीं देख सकती, लेकिन शरीर के हर अंग से, हर कोने से देख सकती है। तो इसका मतलब है कि मैं शायद आंखों से अगर देख पाती तो इतना कुछ नहीं देख पाती जो मैं आज देख पाती हूँ। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं क्योंकि आप आंखों से नहीं देख सकती? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कोई नहीं, बहुत चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि समाज जो है वो देखने वाले लोगों के लिए बना हुआ है। हर चीज़ जो है वो देखने वाले व्यक्ति को मद्देनज़र रखते हुए बनी हुई है। तो ऑब्वियसली हमारी तरह से, जिस तरह से मैं देखती हूँ, उस तरह से चीज़ें बनी नहीं होती हैं। तो हर चैलेंज को मुझे उसके लिए एक रास्ता निकालना पड़ता है, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है कि इस चीज़ को मैं किस तरह से पूरा करूँ। प्रीति जी, आज भले ही आप पूर्ण रूप से ना देख सकती हूँ आंखों के माध्यम से, लेकिन अगर शुरू से बात करें, जब आप जन्मी थी तब ये स्थिति नहीं थी। क्या हुआ कि एकाएक आपकी आंखों की रोशनी कम हुई और फिर धीरे धीरे चली गई? जी, ऐसा है कि हाँ, शुरू में मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन डॉक्टरी जांच के बाद फिर ऐसा पता लगा, डॉक्टरों ने ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि जब मैं 3 महीने से भी छोटी थी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को एक स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लगा था, और उससे मेरे को बहुत ज़बरदस्त एलर्जी हो गई थी, और वो सारी एलर्जी जो है मेरी आंखों पे ही कॉन्सेंट्रेट रही, और उससे मेरी ऑप्टिक नर्व्स दोनों आंखों की डैमेज हो गई थी। तो ऐसे में घर परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिला, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? देखिए, घर परिवार, मेरे मम्मी और मेरे फादर जो हैं वही एक मेरे लिए परिवार थे। एक छोटा भाई था उस टाइम 1.5 साल का, जब पता लगा कि ये प्रॉब्लम आ गई है और मैं ब्लाइंड, अभी पार्शली ब्लाइंड हूँ और एकदम टोटल ब्लाइंडनेस मुझे फेस करनी पड़ेगी थोड़े ही दिनों में। मेरे हिसाब से जब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे समझ में आता है कि उनके लिए बहुत बड़ा ट्रोमा रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपना ट्रोमा या अपना दुख या अपना कोई भी उनके अंदर जो गतिविधियां उनके मन में चल रही थी वो मेरे तक नहीं पहुंचने दी। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कोई कमी है या मैं डिसेबल्ड हो गई हूँ, या उन्होंने मुझे ऐसे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया कि मेरे साथ कुछ फर्क आ गया है। बिल्कुल नॉर्मल चलते रहे, और मेरी मदर ने मेरे को सब कुछ सिखाया, मेरे फादर ने मुझे सब कुछ सिखाया। हालांकि मैं 9 साल की थी तब से किचन का काम भी सिखाना शुरू किया, और हर रोज की डस्टिंग मेरे
से आती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था तब कि मम्मी मेरे ऊपर तरस नहीं खाती, मेरे को कम दिखाई देता है। लेकिन मेरी मम्मी शायद उन दोनों ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई। आज मैं इस चीज़ की वैल्यू कर पा रही हूँ, लेकिन उसी चीज़ के चलते हुए आज मैं आप लोगों के साथ इस तरह से मुस्कुरा के बात कर रही हूँ और अपना खाना खुद बना के आई हूँ। ये बहुत ही एक अहम चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि सब लोग, कभी भी किसी की जीवन में कभी भी ऐसा मौका आए कि उनके आगे बच्चे या कोई भी फैमिली मेंबर को किसी भी तरह की विकलांगता है या किसी भी तरह की कमी हो, उसको अलग नहीं कर देना चाहिए, उसको वहीं सम्मिलित रखें, मेन स्ट्रीम में अपने परिवार में ही समा के रखें। मदद जरूर करें लेकिन उन्हें कमजोर ना बनाएं, विकलांग ना बनाएं। यानी छोटी ही उम्र में आपने ये बात मान ली और इसे एक्सेप्ट कर लिया कि भले ही आप आंखों से पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको निरंतर जिंदगी में आगे बढ़ना है और आपने अपने लिए लक्ष्य भी रखे। बिल्कुल, लक्ष्य तो बहुत ज़रूरी बात होती है, क्योंकि मैं फिर दोबारा से कहूंगी कि मेरे माता पिता ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। जो कोई मुझे देता है वो मेरी अपनी चीज नहीं है, जो मैं अपने हाथ से कमाऊंगी, अपने हाथ से हासिल करूंगी, वही सब मेरा है। उन्हीं वैल्यूज को चलते हुए मैं कभी भी कोई ऐसी चीज के साथ समझौता नहीं करती हूँ जिससे मुझे लगता है कि गलत हो रहा है या मैं किसी को दुख पहुंचा रही हूँ या कोई मुझे दुख पहुंचा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ और मैं लेने वाली से हटके मैं देने वाली बनूँ। प्रीति जी, जब आप स्कूल में थी तो किस तरह के अनुभव रहे? क्या आप एक शरारती स्टूडेंट थी? किस तरह की पढ़ाई के अनुभव रहे आपके? मैं शरारती तो कभी भी नहीं थी, मैं एक बहुत डरपोक सा बच्चा थी और मुझे उधर भी हमेशा लगता था कि मैं जैसे दूसरे बच्चे कर रहे हैं वैसे मैं करूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं वो सब नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे मन में हमेशा उमंग रहती थी कि जैसे मेरे बच्चे बाकी भाग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मैं भी कोशिश तो करती थी कि साथ रहूं, चलती फिरती रहूं साथ उनके, और कुछ अच्छी फ्रेंड्स मिल जाते थे जो मुझे समझते थे और मुझे अपने साथ रखते थे। पर मैंने एंजॉय बहुत किया, लेकिन कई बच्चे मुझे पीछे छोड़ जाते थे, मेरे से छुप जाते थे और मुझे फिर अंधा कह के भी बुलाते थे, तो मुझे बहुत दुख होता था। और खास करके टीनेज के टाइम में क्लास 6, 7, 8 में मैं घर आती थी, रोते हुए आती थी। दिल्ली के एक बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में थी मैं, और वहां से रोते हुए घर आती थी कि मुझे बुरा लगता था, हीन भावना सी आने लगती थी। एक फेमस शेर है जो दोनों मेरे मम्मी डैडी मुझे सुनाते थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो तुम्हें वहां तक पहुंचना है। आज मुझे पूछते हैं लोग, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और कोई भी मुझे अंधा कह के शायद नहीं बुलाता। जब आप जॉब करने का आपने सोचा तो क्या आपके मन में क्या आया? देखिए, स्कूल से मुझे 8वीं क्लास के बाद कक्षा से मुझे निकाल दिया गया। मैं मेन स्ट्रीम स्कूल में, रेगुलर स्कूल में थी, कॉन्वेंट स्कूल में थी। मुझे निकाल दिया गया ये कह के कि आप ब्लाइंड हैं तो आप ब्लाइंड स्कूल में इनको पढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चा ब्लाइंड है और वो उनकी अपनी ही कोई पॉलिटिकल रीजंस होंगे उनके अपने। उसके बाद फिर कोई भी स्कूल ने मुझे दोबारा से एडमिशन नहीं दिया इसी प्रोटेक्स्ट पे कि मैं ब्लाइंड हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ब्लाइंड स्कूल डालने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो लड़कियों के लिए दिल्ली में सिर्फ एक ब्लाइंड स्कूल था उस टाइम। स्कूल की भी हालत उन्होंने देख के मुझे भेजने की उनकी बिल्कुल मन नहीं किया, और एक डॉक्टर भी थे जिन्होंने एडवाइस किया था कि इसको ब्लाइंड स्कूल नहीं भेजेगा, इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी वहाँ पे, इसलिए ब्लाइंड स्कूल में नहीं भेजा। फिर मैंने 10वीं क्लास का मैंने ओपन स्कूल जब की सुविधा आई, ओपन स्कूल से मैंने अपनी 10वीं कक्षा का एग्जाम दिया जब मैं 24 साल की थी और मेरी बेटी होने वाली थी। उसके बाद मैंने कभी फॉर्मल एजुकेशन में नहीं ले सकी। जब आप 24 साल के आसपास थी तब आपने शादी करने का फैसला भी किया। शादी करने का तो हमारे समाज ये कहता है कि लड़की 20-22 की हो गई तो इसके लिए लड़का ढूंढना शुरू करो। तो शादी तो मन में थी, तो मुझे भी लगता था कि देखिए मैं भी अच्छी ऊंची लंबी सुंदर लड़की हूँ, तो मुझे भी लड़का मिल जाएगा, मैं भी शादी करूंगी, अच्छी हाउसवाइफ बनूंगी, अच्छी माँ बनूंगी। लेकिन जिस टाइम शादी का समय आया तो वो सब सपने मेरे चूर चूर हो गए, क्योंकि तब मुझे समझ में आया कि कोई भी लड़का मेरे से शादी करने के लिए तैयार था ही नहीं। अरेंज मैरिज तो भूल जाइए, गलती से एक बार मेरे ग्रैंडफादर ने मेरी शादी अरेंज करने की कोशिश करी थी। उसमें कई लोग आए, क्योंकि हमारा फैमिली इतना अच्छा था, मैं दिखने में भी इतनी बुरी नहीं हूँ, तो काफी लोग आए, लेकिन वो आते ही चले जाते थे जैसे ही उनको पता चलता था कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो वो आगे बात करते ही नहीं थे। पर फिर भी मुझे लगा कि शायद कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे मेरे लिए
चाहेगा। और ऐसा ही हुआ और 23 साल की उम्र में 82 में मेरी शादी हुई। जी बिल्कुल सही। और श्रोताओं को हम बताते हैं, जैसा आपने कहा कि मैं दिखने में बिल्कुल बुरी नहीं हूँ, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह आप। तो उसके बाद जब काफिला आगे बढ़ा तो किस तरह की चुनौतियां सामने आई, और फिर क्या एक ऐसा दौर भी आया जहाँ पर आपको लगा कि पैसों की तंगी है, मुझे कोई नौकरी करनी चाहिए, और आपका रुझान एरोबिक इंस्ट्रक्टर की ओर हुआ? जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था मेरी लाइफ में, जिसमें मेरी शादी हुई। तो शुरू में तो मेरे हस्बैंड अच्छे लग रहे थे कि बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरे से शादी करी और मैं काफी उनसे बहुत प्यार भी करती थी। लेकिन शादी के अगले दिन ही मुझे समझ में आ गई थी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि ये शादी अच्छी नहीं चलेगी। लेकिन अब मैं उसमें से उस टाइम पे नहीं निकल पाई। चलते गए 2 बच्चे मेरे हुए, एक बेटी और एक बेटा। जैसे जैसे समय गुजरता गया मुझे समझ में आ गया कि मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों की जीवन और अपने जीवन और अपने पूरी परिवार का जीवन एक इस शादी के कारण बर्बाद नहीं होने दूंगी। और उस टाइम मुझे लगा कि सबसे पहला कदम ही होना चाहिए कि मैं पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बनूं, इकोनॉमिकली मैं कुछ कमाई कर सकूं, तभी तो मैं अपने बच्चों का बोझ उठा पाऊंगी। और इस चीज को मन में लेते हुए नौकरी, क्योंकि अब मैंने सिर्फ 10वीं करी थी, 10वीं पास को कोई नौकरी देगा नहीं, तब भी नहीं देता था, आज तो बिल्कुल ही नहीं देगा। टीवी में कीप फिट प्रोग्राम चलता था, तब एरोबिक का बहुत चलन चला था। तो मैंने फिर मिसेस मर्चेंट को पकड़ा, यहाँ पे वो दिल्ली में अपना प्रोग्राम चलाती थी, उनको पकड़ा और उनसे जबरदस्ती ट्रेनिंग ली एरोबिक इंस्ट्रक्टर बनने की। क्योंकि वो भी ऐसा नहीं वो देना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि एक ब्लाइंड लड़की को एरोबिक इंस्ट्रक्टर वो बनाएंगी कैसे। तो मैंने धरना देके उनसे मनवाई अपनी बात कि मैं करूंगी, मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने मुझे कैसे सिखाना है। वो मान गई और 6 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। मैंने अपनी क्लासेस खोली, देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। तो शुरू में जब आपने एरोबिक्स की तो क्या ये सही है कि आपकी मम्मी ने कहा कि आप मोटी हैं तो चलिए फिटनेस के लिए आप कुछ कीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मोटी भी थी तो मम्मी मेरी हमेशा कहती, खाने का शौक आज भी है और तब भी था, और मम्मी हमेशा कहती थी कि देखो तुम सुंदर हो, तुम लंबी हो, सब कुछ हो, लेकिन मोटापा जो है इसको तो ठीक कर सकती हो, आंखों का तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, तो जो कुछ आप ठीक कर सकती हो इसको करो। तो इसलिए एक्सरसाइज से मेरा इंट्रोडक्शन मेरी मदर ने ही कराया था, वो भी ये प्रोग्राम्स के जरिए। तो प्रीति जी, हमारे जो श्रोता हैं इस समय सुन रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा बताइए कि एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना क्यों जरूरी है, फिट रहना क्यों जरूरी? छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत दूर तक जाती है। जब तक एक महिला ही स्वस्थ नहीं हो, इस समाज की रीढ़ की हड्डी है, और वो जब रीढ़ की हड्डी कमजोर रहेगी या उसमें ही अस्वस्थता रहेगी तो उसका परिवार, समाज सब बिखर जाएगा। तो प्रीति जी, आप पहली भारतीय महिला बनी जो आंखों से नहीं देख सकती थी, और एरोबिक इंस्ट्रक्टर का कोर्स आपने सफलता पूर्वक किया। लेकिन क्या ये बात सच है कि कोई भी चीज जब मोनोटोनस होने लगती थी तो आपको मजा नहीं आता था, आप बहुत जल्दी बोर हो जाती थी, और यही कारण है कि उसके बाद आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी बनी, आपने खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग भी की? बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ देती हूँ, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मैं कुछ और भी करूँ जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं और भी बहुत कुछ मैं हासिल कर सकूँ और बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। यही एक वजह थी, और मैं राइज भी करना चाहती थी क्योंकि खाली एरोबिक इंस्ट्रक्टर से इतना इनकम जनरेट नहीं हो पाता जिससे मैं अपने बच्चों को पाल सकती। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, मुझे एरोबिक्स करते हुए देख के, मुझे वो क्लासेस चलाते हुए देख के खुद ही मेरे पास जॉब के ऑफर्स आते हैं। तो उसके बाद जब आप जॉब करने लगी, पैसा भी धीरे धीरे घर आने लगा, तो फिर घर परिवार में माहौल कैसा था? जब मैंने पहली बार कदम एरोबिक्स में रखा, मेरे को खुद पर्सनली अपने अंदर ही एक नई प्रीति नजर आई, जो कि सच में, जिसको मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं कुछ भी कर जाऊंगी, अब कोई चीज मुझे रोक नहीं पाएगी। आपने डिसेबिलिटी सेक्टर में भी बहुत काम किया है, सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, तो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं इस समय अगर वो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वह जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर हों? डिसेबिलिटी तो कहीं भी आ सकती है, किसी को भी किसी वक्त पे भी डिसेबिलिटी हो सकती है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर में, उसके चाहने वाले या उसके परिवार में कहीं भी डिसेबिलिटी आए, लेकिन ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ आ सकती है। तो मेरा सिर्फ एक संदेशा है कि डिसेबल्ड अगर कोई हो जाए, अगर कोई है, तो उसको कभी भी अपने से अलग नहीं समझिएगा, और डिसेबल्ड को भी मेरा यही कहना है कि अपने आप को अलग मत समझिएगा। आपके पास सिर्फ एक डिसेबिलिटी
हैं या 2 हैं, बाकी तो आप सारा शरीर जो है वो कारगर है, वो चल सकता है, उसको पॉलिश कीजिए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, अपने जितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके साथ आगे बढ़ जाइए। प्रीति जी, आप इसके अलावा कम्युनिकेशन क्लासेस भी लेती हैं, किस तरह से पर्सनालिटी डेवलप हो, लोगों को सिखाती हैं कैसे वो अपने आप को ड्रेस करें, कंडक्ट करें, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरी टीचर मेरी मदर रही हैं और मेरी एक मामी हैं, वो रही हैं। उन्होंने मेरे को हर एक चीज की डिटेल में मुझे बचपन से सिखाया कि देखो सीधा चलना है, अच्छी से बैठना है, किसी से बातचीत करनी है, एक प्लेजेंट पर्सनालिटी रखनी है। मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी बहुत था और मैंने इसका काफी कुछ पढ़ा भी, सीखा भी, और अब मैं देखती हूँ कि इस चीज का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होनी चाहिए और आपका जो मैनरिज्म है, ग्रूमिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी एक पूर्ण तरह से आप कारगर और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। क्या लगता है आपको कि जो मौजूदा नारी है कितनी सशक्त हो पाई है? बहुत कम लेडीज हैं आज के दुनिया में, बहुत कम महिलाएं हैं जो सच में सशक्तता को हासिल कर पाई हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही हम लोग खुद ही एक डर पालते हैं। हम लोग वो हमारे पेरेंट्स से आता है, हमारे घर वालों से, हमारे समाज से एक औरत को डरना सिखा दिया है। जो ये डर है ये बहुत बड़ा हैंडीकैप, ये बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, और ये जब तक इस डर को हम हटाएंगे नहीं। देखिए, गलत करना बुरी बात है, किसी से जाके लड़ना इसका मतलब ये नहीं कि आपका डर हट गया। अपने आप से, अंदर से जो आप कर रहे हैं, सोच समझ कर आगे बढ़ते जाइए। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रही हैं, आप बिल्कुल अच्छी से आगे बढ़ें, ये डर हटा दें, क्योंकि ये डर हमें पीछे खींचता जा रहा है। और इस डर को हटाने के लिए क्या करना होगा? इस डर को हटाने के लिए अपने ऊपर यकीन करना होगा, अपने वैल्यूज, अपनी एजुकेशन, अपने जो अंदर आपके संस्कार हैं उनके ऊपर पूरा हमें भरोसा रखना होगा। फिर भगवान के ऊपर भरोसा रखना होगा और अपनी तरफ से कभी गलत काम नहीं करें, सिर्फ इसका ध्यान रखना होगा और ये अपने आप डर निकल जाएगा। प्रीति जी, आपको शक्ति कहाँ से मिलती है? आप गुरु ग्रंथ साहिब को काफी मानती हैं। जी, मुझे गुरु ग्रंथ साहिब की हर एक पंक्ति में से शक्ति मिलती है। उसमें इतना कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, और खाली गुरु ग्रंथ साहिब से ही नहीं, गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और मैं खास करके अपने लिए बोलती हूँ, मैं जब कुछ ऐसा सुनती हूँ तो मैं उसके ऊपर चलने की भी कोशिश करती हूँ। तो मुझे कहा जाता था कि भाई आप, मेरी मम्मी पाठ करती, मेरे डैडी भी ग्रंथ साहब का पाठ करते थे रोज, अभी भी करते हैं, और वो कहते थे एक भी इसमें से एक पंक्ति पे भी आप खरे उतर जाओ, एक पंक्ति को भी फॉलो कर लो तो जीवन समेटा जाएगा, अच्छी तरह आप जी सकेंगे। तो मेरे को मेरी शक्ति ग्रंथ साहब से मिलती है। मैं ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करती हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे अंदर है और मैं उनको कभी अपने अंदर हर्ट नहीं होने देती हूँ, कोशिश करती हूँ। हाँ, गलतियां मैं भी करती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन कोशिश हमेशा ये करती हूँ कि ये ताकत बनी रहे और भी बढ़ती रहे। कोई ऐसी गलती बताइए जिस पर आपको डांट पड़ी हो आपके मम्मी पापा से? मेरे को मिर्ची खानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं तो थी बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी, ऐसे मुंह बंद करके बैठी थी। तो एक चाटा पड़ा था और एक डांट पड़ी थी बहुत तेज। वो मेरा पहला और आखिरी डांट और चाटा था। उसके बाद मैं थी रही 3 दिन। लेकिन उसके बाद हाँ, मैंने मिर्ची खानी थोड़ी थोड़ी शुरू करी है, लेकिन मिर्च अभी भी पसंद नहीं है। पक्की बात है कि वो पहला और आखिरी चाटा था? आखिरी भी चाटा वही? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रीति जी, आपने बड़ी व्यस्त दिनचर्या शुरू में हमें बताई थी, लेकिन जब आपको खाली समय मिलता है तो क्या करना पसंद है प्रीति मोंगा? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मुझे पुराने गाने सुनने का बहुत, हिंदी फिल्म के और क्लासिकल गाने सुनने का बहुत शौक है। मैंने विशारद भी किया है सितार में और गंधर्व विश्वविद्यालय से। गंधर्व से। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, तो मुझे म्यूजिक और रीडिंग जो है वो अच्छी लगती है। और मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है। मुझे खाना बनाना, अच्छे तरह के अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रदेशों के, देशों के खाने बनाने का शौक है। मुझे गप्पे मारने का बहुत शौक है। आज सुबह भी आप खाना बना के आई हैं, तो आपकी पसंदीदा डेलिकेसीज कौन कौन सी हैं? मेरे को कॉन्टिनेंटल मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं बोर हो जाती हूँ अगर मुझे डेली एक ही तरह का खाना मुझे मिलने लगे, तो मैं उससे उब जाती हूँ। हफ्ते में मेरे रोज रात को अलग किस्म का, टोटली अलग, जैसे एक दिन दाल सब्जी बनी तो अगले दिन मटर आलू बनेंगे, तो अगले दिन राजमा बनेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट तरह की खाने का शौक है। तो जैसा आपने कहा कि आपको म्यूजिक में भी शौक है, गीत संगीत की दुनिया में भी आपका रुझान है, तो यकीनन जब मटर आलू बन रहे हो, कोई भी सब्जी बन रही हो, तो आप गाती भी जरूर होंगी। हाँ। तो कुछ गा के सुनाई है कार्यक्रम में। मेरी वैसे गाना ऐसे कोई आ नहीं रहा है मन में जो मैं आपको सुनाऊं। आपका पसंदीदा गीत कौन सा है? मेरे सारे पुराने गाने जो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे उसने जाना इधर आई ना हूँ मैं तेरा, मैं सवारूंगा तुझे सारी
सारे गम दे दे मुझे। ये गाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है अश्विनी अभी वाले, उन्होंने ये मेरा गा के सुनाया था। वो बिल्कुल नहीं गाते हैं तो मुझे ये बहुत पसंद है गाना, लेकिन मेरी आवाज क्योंकि फटती है तो मैं इसलिए गाती नहीं, बहुत खूबसूरत आवाज आपकी है और यकीनन जो श्रोता है जिन्होंने आपको सुना अभी अभी वो वाकई बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन ये बताइए कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और जैसा आपकी व्यस्त दिनचर्या चल रही है, कभी आपको लगता है कि कोई ऐसा ऑपरेशन हो और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं लगता शायद, क्योंकि फिर मुझे रीट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को मुझे अपने आप को सिर्फ एक टाइम पे मुझे ऐसे लगता है जब मैं घर में अकेली होती हूँ और मुझे कहीं जाना आना होता है और मेरे पड़ोस में भी लोग नहीं होते हैं। वैसे मेरे तो नेबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं होते हैं, तो मुझे फिर लगता है कि मैं अब बंध गई, कि क्यों बंधी हूँ मैं अपने आप में। एक से दूसरी जगह मेरे को जाने में बहुत मुश्किल होती है, तो उसी टाइम मुझे लगता है कि वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए हर तरह का समाज में लोग होते हैं कि वो आपको देख के खुश नहीं रहते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा कोई दुख नहीं होता है कि मुझे आज दिखाई नहीं देता। तो आपके जो अनुभव हैं, आपका मन है कि वो आप जनता के साथ बांटें। बिल्कुल। इसके लिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, मैंने एक अपना सिल्वर लाइनिंग्स करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला है। उसकी हम लोग अभी तो मंथली एक मीटिंग करते हैं हम, जिसमें कोई भी आके जो इसको ज्वाइन करना चाहता है उसे सिर्फ मेरे पास आना है, मुझे बताना है और हम उनको इंक्लूड करेंगे। इसमें मैं अपनी कहानी सुना के या कोई एक्सपीरियंस सुना के और लोगों को एक्सरसाइजेस करवा के, इमोशनल काउंसलिंग दे के लोगों को चाहती हूँ कि वो अपनी दुखों से हटके पॉजिटिव थिंकिंग पे और पॉजिटिव लिविंग पे फोकस करें। प्रीति जी, आपने शुरू में कहा कि आप मुस्कुराती भी बहुत हैं, तो अगर इस समय श्रोता जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं वो ये बात जरूर मानेंगे कि मौजूदा दौर में लोग टेंशन बहुत लेते हैं, खुशी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, तो क्या हम करें कि हम मुस्कुराएं और खिलखिलाएं और जीवन में खुश रहें? पहली तो बात मैं ये कहूंगी कि सब शीशे के सामने देखिए अपनी शक्ल, एक तो बिना मुस्कुराहट के और मुस्कुराहट के, कौन सी ज्यादा सुंदर लगती है वो वाली शक्ल अपना ले। और दूसरा, क्या आपने कभी सोचा है कि आप लोग देख सकते हो, चल सकते हो, फिर सकते हो? क्या चीज है आपके पास? ये छोटी छोटी बातें आपके पास है। देखिए, मैं देख नहीं सकती, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक मेरे पास एक जो कमजोरी है या मेरे से एक चीज छीनी गई है जो आईसाइट है। 80% हम इंसान जो है आंखों के द्वारा ही सीखता है या आंखों के द्वारा ही इंटरेक्ट करता है। देखिए, इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद भी मैं खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, तो आप लोगों को तो कोई रीजन होना ही नहीं चाहिए कि आप लोग ना खुश रहो। अगर आपको दिखाई देता है और नहीं दिखाई देता तो मैं सिखा दूंगी कैसे देखना है, चारों ओर से देखना है। हर छोटी बात पे आप भगवान को धन्यवाद दें, तो मैं सोचती हूँ कि कोई दुख आपको छू नहीं पाएगा। दुख तो आते रहेंगे, लेकिन आपको आपकी मुस्कुराहट ही ताकत बन जाएगी उन दुखों को झेलने के लिए। जी प्रीति जी, क्योंकि अंग्रेजी में कहा जाता है इफ यू एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड यू एजुकेट अ फैमिली, और खास तौर पे जो मान लीजिए देख नहीं सकती हैं या शारीरिक रूप से अक्षम है, उनके लिए किस तरह की स्कूलिंग होनी चाहिए? स्कूलिंग सबके लिए एक समान होनी चाहिए। गर्ल चाइल्ड को सक्षम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अलग स्कूलों में, ब्लाइंड स्कूलों में या स्कूल फॉर जो हैंडीकैप बच्चों का अलग स्कूल रखते हैं, उसमें डालने की बच्चों को कोई जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को और उन बच्चों की फैमिलीज को एजुकेट करना, उनको रिसोर्स अपने आप उनको सिखाना ज्यादा जरूरी है, ताकि वो हर पेरेंट अपने बच्चे को स्पेशल एजुकेशन पेरेंट्स दें और मेन स्ट्रीम स्कूल में रखें। प्रीति जी, आपको कई अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया है, तो कैसा लगता है जब कोई पुरस्कार मिलता है? मैं काफी हैरान हो जाती हूँ जब भी कभी अवार्ड्स मिला, मैं लेकिन बहुत खुश भी हो जाती हूँ कि वाह, कोई तो देख रहा है। अच्छा लगता है, जैसे नॉर्मल किसी को भी लगेगा, अच्छा लगता है। जो पुरस्कार आपको मिले, तब के प्रधानमंत्री मिस्टर गुजराल द्वारा भी आपको फुल सर्कल एक पुरस्कार मिला। हाँ जी, मेरे को इनर फ्लेम अवार्ड मिला उनके द्वारा। उसके बाद मेरे को रोटरी सर्विस, वोकेशनल सर्विस अवार्ड मिला दिल्ली रोटरी क्लब से। फिर मुझे रेड एंड व्हाइट सिल्वर अवार्ड मिला सोशल ब्रेवरी के लिए। नीलम कांगा अवार्ड मिला नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड बॉम्बे की ओर से। बहुत इंपॉर्टेंट जो अवार्ड मुझे मिला, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई थी, मानव सेवा अवार्ड मिला, राजीव गांधी की याद में जो अवार्ड है, मानव सेवा अवार्ड। प्रीति जी, अपनी जिंदगी में आप एरोबिक इंस्ट्रक्टर भी बन गए, फ्रीलांस जर्नलिज्म भी कर ली, फूड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी हो गई, अवार्ड्स भी ले लिए। आगे क्या? आगे अब मेरा मकसद है कि मैं जो भी काम अपना करूं, खास करके इस हॉस्पिटल से मुझे बहुत प्यार है। मरीज जो आते हैं कहीं ना कहीं मैं होती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत चक्कर लगाए मैंने ऐसे हॉस्पिटल्स में अपने पेरेंट्स के साथ और वैसे, तो उनको किसी तरह से मैं कंफर्ट दे सकूं और उनको आश्वासन दे सकूं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये आखिर नहीं है, यहाँ से जीवन ना इस खूबसूरत बना रह सकता है। तो ये मेरा एक सपना है। और जो दूसरा सपना है मेरा कि सिल्वर लाइनिंग्स के थ्रू, जो मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके थ्रू मैं सब
जितने भी लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं रीच कर सकती हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि जिंदगी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं है। आप लोग अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बीच में ना फंस के जिंदगी ना गुजारें। ये बहुत खूबसूरत दुनिया है और इसमें अच्छी से जी के देख लें। वो जीने का क्या रास्ता है मैं वो सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले खुद का सहारा बनी प्रीति मोंगा और फिर वे दूसरों को जीने का मकसद समझाने और प्यार बांटने में जुट गई। इस बात की पुष्टि की उन्हीं की सहकर्मी सुश्री गुरदीप ने। इसके लिए मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन मेरी जो भी कोई अच्छी चीज है या मेरी कोई बुरी चीज है, मेरा कुछ सुख है या दुख है, वो मैं इनके साथ शेयर करती हूँ। कई बार होता है टाइम इतना ज्यादा बुरा आता है, इतना ज्यादा अंधकार हो जाता है कि हमें लगता है कि रोशनी नहीं है, लेकिन प्रीति जी ने मुझे सिखाया है कि अगर अंधकार ज्यादा है तो एक किरण रोशनी की आती है, लेकिन वो आपके विश्वास से ही आती है। आज प्रीति मोंगा के जीवन का एक मकसद है, लोगों को ये एहसास दिलाना कि दुनिया खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को सिर्फ अपने तक सीमित न रखते हुए दूसरों से बांटने की राह कौन सी है, उन्हें ये बताना। ये सदी तेरे नाम करते हैं, ये सफर तेरे नाम करते हैं, तुझसे फैली हर तरफ रौनक, चांद तारे प्रणाम करते हैं। कोशिशों का सफर जारी रहे, कोशिशों का सफर जारी रहे, दुआ हम सुबह शाम करते हैं, दुआ हम सुबह शाम करते हैं। अनन्या 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 अनन्या